हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप सभी को पता होगा हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है एंड उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की। Earlier, the term aromatic refers to aroma or smell, and compound which have fragrant smell or aroma are called aromatic compound. पहले के टाइम पर जो एरोमेटिक का मतलब होता था वो होता था अरोमा या स्मेल। स्मेल या अरोमा जो है एरोमेटिक का मतलब होता था, एंड ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर फ्रैग्रेंट स्मेल या अरोमा होता था उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते थे। ऐसे कंपाउंड जिसमें से हमें कोई स्मेल आ रही है, कोई खुशबू आ रही है, जब उनको हम ओपन करते हैं उनकी बोटल्स वगैरह को, ठीक है, या उनको सूंघते हैं तो हमें वहाँ पर एक स्मेल फील होती है, ठीक है। एंड ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, पहले के टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट, later in 1931 a scientist called Erich Huckel gave the new definition of aromaticity। and जैसे जैसे टाइम बीतता गया एक साइंटिस्ट आए, एरिच हकल। एरिच हकल ने क्या करा? 1931 के अंदर एक न्यू डेफिनेशन दी एरोमेटिसिटी की। जैसा कि हमने बात करी कि पहले के टाइम पे लोगों को एरोमेटिक का मतलब क्या था कि भाई अरोमा या स्मेल। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते थे? जहां पर हमें स्मेल देखने को मिलती है या फ्रेग्रेंस या अरोमा देखने को मिलता है तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कह देते थे? एरोमेटिक कंपाउंड्स। बाद में क्या करा एरिच हकल ने? क्या करा? इसकी डेफिनेशन को चेंज करा एंड एक नई डेफिनेशन दी हमें एरोमेटिसिटी की। एंड वो नई डेफिनेशन क्या है? He defined the aromaticity as property of a cyclic compound which are planar in nature and have delocalized pi electrons in their structure। उसने क्या करा? डिफाइंड करा एरोमेटिसिटी को कि एरोमेटिसिटी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है। एरोमेटिसिटी क्या है? ये प्रॉपर्टी है साइक्लिक कंपाउंड्स की जो कि प्लेनर होते हैं नेचर के अंदर और उनके पास क्या होता है? एंड हैव डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन इन देयर स्ट्रक्चर। तो एरिच हकल ने क्या करा? जो नई डेफिनेशन दी एरोमेटिसिटी की उसमें उसने क्या बताया कि जो एरोमेटिसिटी है वो प्रॉपर्टी है किसकी? साइक्लिक कंपाउंड की। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हैं वो एरोमेटिसिटी की उनके अंदर प्रॉपर्टी है। कब होगी? जब वो प्लेनर नेचर की होंगे एंड उनके पास जो है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसने क्या बताया कि एक तो कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए एंड वो प्लेनर होना चाहिए और उसके पास डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। He also gave some criteria and Huckel's rule to check whether the compound is aromatic or not। हकल या एरिच हकल ने क्या करा? कुछ क्राइटेरिया भी दिए, ठीक है। यहां पर गेव होगा, ठीक है। उसने क्या करा? कुछ क्राइटेरिया भी दिए, ठीक है, या कुछ कंडीशंस रख दी कि भाई अगर किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर हमें ये कंडीशन देखने को मिल रही है तभी वो क्या कहलाया जाएगा? एरोमेटिक कहलाया जाएगा। तो उसने क्या करा? कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस रखी एंड एक हकल रूल दिया जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं। ये थे कुछ पॉइंट्स एरोमेटिसिटी के बारे में। नाउ हम अब बात करेंगे उन क्राइटेरियाज के बारे में एंड हकल रूल के बारे में। पहले तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ अब हम इन चीजों को रब करते हैं एंड बात करेंगे क्राइटेरिया एंड हकल रूल के बारे में। अब बात करते हैं हम क्राइटेरिया के बारे में। मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं क्राइटेरिया के अंदर एंड यहाँ पर एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, हकल ने क्या करा था? क्राइटेरिया दे दिए थे
एंड उसमें क्राइटेरिया में बात करें तो सबसे पहले तो उसने बताया कि भाई कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो वो साइक्लिक रिंग में होना चाहिए। देन दूसरी कंडीशन उसने क्या दी कि वो प्लेनर नेचर का होना चाहिए। वेल ये प्लेनर मतलब क्या होता है, एंड ये जो चीज़ें हैं प्लेनर कैसे पता लगेगा, ये चीज़ें जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ मोलिकुलर ऑर्बिटल या sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है देन आई सजेस्ट आप उस वीडियो को जाके देखें, जिससे आपको ये प्लेनर का मतलब क्लियर हो जाएगा। वेल मैं यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूंगा कि ये कंपाउंड हमारा प्लेनर है या नहीं, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो कोई भी कंपाउंड जो है प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड कंडीशन आती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। मतलब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड का मतलब होता है, इधर लिख देते हैं ब्रैकेट में, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ठीक है। सो अल्टरनेटिव सिंगल्स या डबल बॉन्ड हमें अगर देखने को मिलते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि भी यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, एंड बेंजीन का यहाँ पे मैंने क्यों स्ट्रक्चर लिया है, क्योंकि बेंजीन जो है सबसे ज़्यादा कॉमन एंड सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स है, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। एंड बात करें अगर हम इन क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो हम चेक करेंगे कि क्या बेंजीन इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है या नहीं। सो कॉन्जुगेशन की हम बात कर रहे थे अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड की, तो यहाँ पर हमें एक डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसी कंडीशन जहाँ पर देखने को मिलती है कि दो सिंगल बॉन्ड के बीच में एक डबल बॉन्ड आ रहा है, या दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आता है, तो ऐसी कंडीशंस को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। आई होप आपको ये कॉन्जुगेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात करते हैं हम फोर्थ क्राइटेरिया की, विच इज हकल्स रूल। हकल ने क्या करा, एक रूल दिया था, इसको हम एक फॉर्मूले की फॉर्म में जो है सॉल्व करते हैं। हकल ने क्या फॉर्मूला दिया हमें, पाई, या इसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हकल ने एक फॉर्मूला दिया कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, 4n+2 के। वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है एंड किस तरीके से इसमें चीज़ें होंगी। एंड जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर ये n की वैल्यू मिलती है, और यहाँ पे जो n है वो किसके बराबर होना चाहिए, होल नंबर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। n इक्वल टू होल नंबर। होल नंबर में जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए पॉइंट वाला, या कोई फ्रैक्शन नंबर कि 1/2, 2/4, इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हकल रूल क्या है। नाउ बात करते हैं हम बेंजीन के ऊपर कि क्या ये सारे के सारे क्राइटेरिया बेंजीन के अंदर देखने को मिलते हैं। सो बात करें हम साइक्लिक रिंग की, क्या बेंजीन साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो बेंजीन इज अ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। दूसरे की बात करें तो प्लेनर, क्या बेंजीन प्लेनर है, यस, जैसा हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर में डिस्कस करा था, बेंजीन क्या है, मोलिकुलर उसका प्लेनर नेचर का है। देन थर्ड कंडीशन कॉन्जुगेशन, क्या बेंजीन के अंदर एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, यस। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो इस तरीके की कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन। तो ये कॉन्जुगेशन भी शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं हकल रूल्स की। वेल हकल रूल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला हमें सॉल्व करना होता है जिसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं 4n+2 के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं पहले तो ये पता लगाते हैं। वेल एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, ये तो हमने पढ़ा है। एंड यहाँ पर हमें कितने पाई बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। पाई बॉन्ड्स की बात करें तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। एंड यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3, टोटल 3 डबल बॉन्ड है। एंड इन 3 डबल बॉन्ड या 3 पाई बॉन्ड्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, 6 आ रहे हैं, इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है, 4n+2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4n+2, जब इसको सॉल्व करा जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा, बचा कितना, 4 इज इक्वल टू 4n,
ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि n की वैल्यू होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 3 4 एंड डॉट 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 जितना भी हमारा नंबर आगे बढ़ता है। सो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, जो कि एक होल नंबर है। सो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सो हमने जो हकल ने क्राइटेरिया देते उन सभी क्राइटेरिया में बेंजीन को जो है हमारा क्या पाया, एरोमेटिक कंपाउंड जो है पाया, कि बेंजीन जो है सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है एंड बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नाउ अब हम कुछ और एग्जांपल लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक नेचर के हैं या नहीं। सो ये चीजें जो है मैं रब कर देता हूं, पहले आप इनको नोट कर लीजिए। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। आपके बोर्ड के जो है मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करे हैं, कुछ केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं कंपाउंड्स के। सो हम चेक करते हैं कि क्या ये कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं या नहीं। चेक कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्राइटेरिया जो कि अभी हमने डिस्कस करें। एंड एक और चीज कि ये जितने भी कंपाउंड हैं पांचों के पांचों प्लेनर नेचर के हैं। सो सारे के सारे कंपाउंड प्लेनर के हैं, तो मैं प्लेनर के आगे निशान लगा देता हूं कि ये प्लेनर वाला क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब बात करें हम फर्स्ट कंपाउंड की, तो क्या ये प्लेनर नेचर का है, तो क्या ये साइक्लिक रिंग है, यस ये साइक्लिक रिंग में है, तो ये पहली कंडीशन फुलफिल करता है, प्लेनर मैंने आपको बता दिया। थर्ड क्राइटेरिया की बात करें कॉन्जुगेशन, क्या यहाँ पे हमें अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड सिंगल। सो यहाँ पर जो है हमें कॉन्जुगेशन भी देखने को मिल रही है, तो थर्ड क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है। एंड बात करते हैं हकल रूल की, तो हकल रूल की हम बात करें तो जैसा हमने डिस्कस करा था, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4n+2 होता है। एंड यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड हैं, तो 10 कितने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जितने पाई बॉन्ड उसका डबल कर देंगे उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 10 यहाँ पर आ गया, 10 जो है हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इज इक्वल टू 4n+2, 4n+2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ आएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8 इज इक्वल टू 4n। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, विच इज होल नंबर। एंड n की वैल्यू होल नंबर आ रही है, 2 आ रही है, इसका मतलब जो है ये हकल रूल को फॉलो करता है। तो फर्स्ट कंपाउंड जो है हमारा वो सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है। एंड ये सभी कंडीशन फुलफिल होने पे ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक नेचर का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। नाउ मूव करते हैं हम सेकंड कंपाउंड की तरफ। तो सेकंड कंपाउंड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो कंडीशन चेक करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमें कंडीशन देखने को मिल रही है। सो क्या ये सेकंड कंपाउंड साइक्लिक नेचर का है, सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये साइक्लिक है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। प्लेनर है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कॉन्जुगेशन है, क्या यहाँ पे अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है, तो ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड भी है। सो यहाँ पर हमें 3 कंडीशन फुलफिल देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स कम टू हकल रूल। हकल रूल की बात करें तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो सबसे पहले तो पाई बॉन्ड्स काउंट करेंगे। पाई बॉन्ड कितने, 1 2, 2 पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 इज इक्वल टू 4n+2। सो 2 यहाँ पर आएगा, कितना आ जाएगा हमारा, माइनस होके यहाँ पर बचेगा 2 इज इक्वल टू 4n। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी कि n इज इक्वल टू 2/4, n इज इक्वल टू 2/4। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे 0.5 जो है हमारे पास वैल्यू आएगी। वेल यहाँ पर जो है हमारा होल नंबर नहीं आ रहा है,
यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो डेसिमल में आ रही है। एंड जैसा हमने बात करा था, जो हकल रूल की इक्वेशन सॉल्व करेंगे एंड जो वहाँ पर n की वैल्यू होगी वो होल नंबर होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पर हमें डेसिमल में देखने को मिल रही है, जिसके बेसिस पर ये जो कंपाउंड है हमारा वो प्लेनर वो एरोमेटिक नहीं होगा। 3 कंडीशंस हमें देखने को मिल रही थी, बट हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। वेल यहाँ पर एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक, एंड इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में भी बात करूंगा कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एंड एक और टर्म है नॉन एरोमेटिक। तो अभी आपको एंटी एरोमेटिक के बारे में बता देता हूं मैं। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, जब कोई कंपाउंड ये 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा कि वो साइक्लिक भी रहेगा, प्लेनर भी रहेगा, कॉन्जुगेशन भी शो करेगा, बट वो हकल रूल फॉलो नहीं करता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में रखते हैं। तो सेकंड कंपाउंड क्या है, वो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि भाई एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, एंड तीनों को जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सेकेंड कंपाउंड ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, हकल रूल फॉलो नहीं करता है, इसके बेसिस पर हम इसको एंटी एरोमेटिक कह रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड में अगर हम बात करें थर्ड कंपाउंड की, तो यहाँ पर बात करते हैं हम क्राइटेरियाज की। तो क्या यहाँ पे साइक्लिक रिंग है थर्ड कंपाउंड में? यस, साइक्लिक रिंग है। बात करें कॉन्जुगेशन की, तो कॉन्जुगेशन क्या हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, देन डबल बॉन्ड आ रहा है, देन सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो हम कह सकते थे कॉन्जुगेटेड है, बट यहाँ तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एंड ऐसे कंपाउंड जहाँ पर हमें ऐसा नेगेटिव, या जो फोर्थ कंपाउंड है वहाँ पर हमें पॉजिटिव भी दिख रहा है, ऐसे कंपाउंड जहाँ पे हमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वहाँ पर क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइजेशन करवाएंगे। जब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर डीलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी डीलोकलाइजेशन करवाने में मदद करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जहां पर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये भी डीलोकलाइजेशन करवाने में मदद करता है। एंड ये जब डीलोकलाइजेशन करवा रहा है तो ये भी क्या होगा, पार्ट होगा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ध्यान से समझना, जब ये डीलोकलाइजेशन करवा रहा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, ये भी पार्ट होंगे उन पाई इलेक्ट्रॉन्स के, इनको भी हम इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करेंगे। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है जो कि डीलोकलाइजेशन करवाने में मदद करता है, तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह, क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना। सो कॉन्जुगेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ स्पेसिफिक कार्बन। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ मूव टू हकल रूल। हकल रूल की बात करें तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में मदद कर रहे हैं, तो ये भी पार्ट होंगे उन पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर भी ये हमारे काउंट होंगे एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, 6 जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और फॉर्मूले में हम बात करें 4n+2, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे 2 इधर आ जाएगा, माइनस होकर कितना बचेगा, 4 = 4n, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से नेगेटिव चार्ज हमारा डीलोकलाइजेशन में मदद करता है, एंड वो खुद पार्ट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का जब वो डीलोकलाइजेशन करवाता है। सो ये था थर्ड कंपाउंड। तो थर्ड कंपाउंड भी हकल रूल फॉलो कर रहा है, तो इसके बेसिस पे ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक नेचर का है। नाउ मूव टू नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो वो कॉन्जुगेशन करवाने में मदद करता है या डीलोकलाइजेशन करवाने में मदद करता है। नाउ क्राइटेरिया की बात करें तो साइक्लिक है, यस इट इज साइक्लिक। प्लेनर की तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्जुगेशन, वेल यहां से स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसकी वजह से यहां पर हमें जो है कॉन्जुगेशन कंटिन्यूअस देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहां से हटा देता एंड अब पूछा जाता तो अब जो है यहां पर ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन नहीं शो करता, बट जैसा कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज हमने शो कर रखा है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन को करवाने में मदद करेगा, जिसकी वजह से यहां पर हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्राइटेरिया विच इज हकल रूल। तो यहां पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये काउंट करते हैं। तो पाई बॉन्ड्स कितने, पहले तो 1 2 3 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की लॉस की वजह से होता है, तो इसके पास तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो टोटल कितने हमारे यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इजिकल टू 4n+2 4n+2। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, एंड जो कि क्या बताता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो हकल रूल फॉलो कर रहा है। सो ये जो 4th नंबर पे कंपाउंड है ये भी कैसा है, हमारा एरोमेटिक नेचर का है, क्योंकि ये चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो ये भी कंपाउंड जो है कैसा है, एरोमेटिक नेचर का है, ठीक है। सो बात करते हैं 5th कंपाउंड की कि 5th कंपाउंड में किस तरीके से हमें एरोमेटिक नेचर देखने को मिलता है। सो क्या ये साइक्लिक है, यस इट इज साइक्लिक। लिनियर है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहां से स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर आ जाता है नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है एक लोन पेयर कैरी कर रहा है। एंड जैसा कि हमने यहां पर इस केस में देखा था कि अगर कोई कंपाउंड या कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइजेशन करवाने में मदद करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कहते हैं। एंड सेम इन दिस केस जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो भी क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को करने में मदद करेगा, ठीक है। सो कॉन्जुगेशन हमें यहां पर भी देखने को मिल रही है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑन दी नाइट्रोजन एटम। एंड बात करें हकल्स रूल की, तो हकल रूल ये फॉलो करता है या नहीं। सो एक डबल बॉन्ड यहां पर है, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो भी तो क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन करवाने में मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। तो 6 जो है हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इजिकल टू 4n+2। एंड जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, विच ऑल्सो प्रूव्स दैट दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। सो ये कंपाउंड जो है कैसा है, एरोमेटिक नेचर का है। नाउ हमने जो है कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करे जिसमें हमने ये पाया कि ऑलमोस्ट जो है ज़्यादातर कंपाउंड एरोमेटिक नेचर के हैं क्योंकि वो ये कंडीशंस फुलफिल कर रही हैं। एंड हमने एक यहाँ पर सेकंड नंबर को जो कंपाउंड था उसको पाया कि वो एंटी एरोमेटिक है। अब बात करते हैं हम ये एंटी एरोमेटिक वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो पहले तो आप इन चीज़ों को नोट कर लें, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ अब मैं जो है आपको एक इमेज शो कर रहा हूँ, आई होप आपको वो इस इमेज जो है विजिबल हो रही होगी। एंड इस इमेज के अंदर आपको 3 कैटेगरीज दिख रही होंगी, एक हमारी जो है वो है एरोमेटिक, एक है एंटी एरोमेटिक एंड एक है नॉन एरोमेटिक। वेल कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब कहा जाएगा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो जितने भी कंडीशंस है, चाहे वो साइक्लिक हो
चाहे प्लेनर की हो, चाहे कॉन्जुगेशन की हो एंड हकल रूल की हो। अगर वो चारों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो क्या कहलाया जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाया जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी एंटी एरोमेटिक। कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक क्यों कहा जाता है, जब वो हमारा कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, बट हकल रूल नहीं फॉलो करता। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड हकल रूल फॉलो नहीं करता है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक कहेंगे। एंड जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, हमने इसमें इसको एंटी एरोमेटिक मार्क करा है क्योंकि ये हकल रूल फॉलो नहीं करता है। नाउ बात करें अगर हम थर्ड कैटेगरी की, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है कि वो कंपाउंड चाहे तो हकल रूल फॉलो करे या ना करे, बट उसके अंदर जो पहले वाली 3 कंडीशन थी, साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन, उसमें से कोई भी एक कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड तब कहलाया जाएगा या तो वो साइक्लिक ना हो, या तो वो प्लेनर ना हो, या तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन ना हो, और तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी या तीनों ही ना हो, तब वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाया जाएगा। चाहे तो वो हकल रूल फॉलो कर ले या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो पहले वाली 3 कंडीशन साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन, इन तीनों में से कोई भी एक अगर फुलफिल नहीं करता है तो वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में कहलाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें, एंड अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी नीडी लोग हैं, जितने भी आपके क्लासमेट्स या फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन सभी के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।